हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले की इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश यार प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सारी क्लासों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो हमारे इंडियन पॉलिटी का एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी हमारे जनता के क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य होंगे, उन्हीं सारे कर्तव्यों की चर्चा आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, जो कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने जो भी सारे हमारा मतलब संविधान से रिलेटेड जो भी सारा टॉपिक था, अर्थात इससे पहले तक की क्लास में हम लोगों ने डीपीएसपी तक की बात की थी, जो कि अनुच्छेद 51 तक का अध्ययन हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर बनाया जाता है 51 तक के अनुच्छेदों के अंतर्गत, तो वहां से यार हमारे किसी भी प्रकार का कोई भी आंसर क्या नहीं होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो उसी के आगे से बात करेंगे, यानी ये जो मौलिक कर्तव्य है, सर्वप्रथम ये समझते हैं कि ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान के अंतर्गत वर्णित नहीं था। ठीक है, इसको बाद में संविधान में जब आवश्यकता पड़ी देश को, तो बाद में इसको संसद के माध्यम से इसको क्या किया गया, संविधान में निर्मित करवाया गया। ये हमारे मूल संविधान अर्थात जब संविधान निर्मित हो रहा था, हमारा संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे, राजनीति के जो विशेषज्ञ लोग थे, जो कि संविधान के संविधान सभा में बैठे हुए हमारे सदस्य थे, उनको जब आवश्यकता पड़ी तो उस समय यार कर्तव्यों की आवश्यकता फिलहाल में थी या नहीं थी, क्योंकि इसका जो जिक्र है वो शुरुआती दौर में देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जैसे ही देश को आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसको संसद के माध्यम से क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य नाम से, या जिसको हम लोग मूल कर्तव्य भी बोलते हैं, तो इसको क्या किया गया, संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किया गया। जैसे हमारा डीपीएसपी होता है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी उसमें ये बोला गया है कि राज्य को जो भी सारा सिस्टम है, समाज के प्रति राज्य को क्या करना है, समाज के लिए एक प्रकार से जो भी हमारे नियम और कानून है या राज्य के द्वारा समाज के लिए एक प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया। सेम उसी प्रकार से ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, वो जनता के लिए कार्य करती है, और ये हमारी जनता जो है वो देश के लिए कार्य करती है। अर्थात ये देखते हैं यार इसी में कि इससे पहले हम लोगों ने बोला कि जिस प्रकार से हमारा डीपीएसपी होता है वो समाज के लिए कार्य करता है, तो उसी प्रकार से सेम हमारा ये मौलिक कर्तव्य होता है, ये जनता का यानी भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भी देश के लिए कुछ ना कुछ करे। ठीक है, तो उन्हीं सारे कर्तव्यों की चर्चा बाकायदा इस संविधान के निर्माताओं ने
बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस संविधान में वर्णित किया है। ठीक है, बाकी जैसे यार वो नीति निर्देशक तत्व था हमारा कि राज्य अगर समाज के लिए या जनता के लिए करती है तो अच्छा है, नहीं करती है तो भी अच्छा है। ठीक है, वो राज्य की स्वीकृति पे छोड़ा गया है कि राज्य जो है वो करेगी तो भी ठीक है, नहीं करेगी तो भी ठीक है। समाज का कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, जस्ट उसी प्रकार से ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत का हर एक नागरिक देश के प्रति अगर कुछ करना चाहता है तो भी बेटर है, नहीं करना चाहता तो भी बेटर है। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, इसके लिए भी कोई न्यायालय का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी बंदा करता है तो भी बेटर है, नहीं करता तो भी बेटर है। लेकिन इसके माध्यम से हमारे 4 ऐसे कर्तव्य हैं, कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, जिसमें से 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हर एक भारतीय को करना आवश्यक है। करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर दंड का प्रावधान है, उसके लिए उसको जेल की सजा भी हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो 4 ऐसे प्रावधान है हमारे। फिलहाल में जैसे जैसे क्लास को आगे बढ़ाएंगे सारी चीजों का बड़े ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा मौलिक कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, ये क्या है कि इसको भाग 4 के अंतर्गत कहां पे रखा गया, भाग 4 के अंतर्गत हमारे डीपीएसपी को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से जानते हैं, इसको भाग 4 के अंतर्गत रखा गया और इसी से सटा करके इसको भी रख दिया हमारी संसद ने। क्या किया कि इसको भाग 4 के क में वर्णित किया गया, यानी मूल संविधान में तो था नहीं, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम इसकी जो संविधान में एक प्रकार से बोले जो वर्णन मिलता है वो भाग 4 के का में मिलता है, जो कि अनुच्छेदों की अगर बात करें यानी जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो 51 के ए में इसका प्रावधान मिलता है। ठीक है, जो कि इसको जोड़ा कब गया, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, यानी जिस समय हमारे भारत देश में आपातकाल लगा हुआ था, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत कर दिया गया। ठीक है, इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उन्हीं की सरकार में पूरे के पूरे भारत देश में क्या था, आपातकाल लगा हुआ था। उसी आपातकाल की स्थिति में ये अमेंडमेंट हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम और भी सारी चीजों को देखेंगे। इसमें सर्वप्रथम जो भी हमारे ये मौलिक कर्तव्य हैं ये मूल संविधान में नहीं था, हम लोगों ने इसको जाना बड़े ही बेहतरीन तरीके से। इसको बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था हमारा, तो इसको भी याद रखना कि उस कमेटी का नाम था हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यानी इस मौलिक कर्तव्य को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई जिसको हम लोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं की सिफारिशों के द्वारा या इसी समिति के सिफारिशों के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाहित करने की बात बोली गई थी। तो इनके द्वारा जैसे ही ये सारी बातें बोली गई तो जो भी सारे हमारे लोग थे या संसद के द्वारा जो भी हमारा संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है, तो इन्होंने अपनी बातों को संसद के समक्ष रखा। तो संसद ने पहली बात तो इसको अस्वीकृत कर दिया था, अर्थात उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
इनकी सिफारिश को रद्द कर दिया गया, लेकिन बाद में चल करके इन्हीं के द्वारा इनकी जब सिफारिश को एक प्रकार से माना भी जाता है, यानी स्वीकृति जब प्रदान की जाती है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने 8 कर्तव्यों का प्रावधान किया था, लेकिन संसद के द्वारा इसमें क्या किया गया, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि भारत के हर एक नागरिक का फर्ज होता है। ठीक है, तो 10 को जोड़ा गया, और 10 को जैसे ही जोड़ा गया तो उस समय इनकी सिफारिशों के माध्यम से ये भी बोला गया कि भारत का अगर कोई भी व्यक्ति इन 10 के 10 मौलिक कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनकी सिफारिश को फिर से क्या किया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, लेकिन बाद में आगे चल करके ये आवश्यकता पड़ती है कि जो भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं वो इन 10 के 10 मौलिक कर्तव्यों को एक प्रकार से बोले स्वीकृति तो प्रदान हो गई थी, लेकिन नागरिक जो थे वो इन सारी बातों को मान नहीं रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। तो जैसे ही आवश्यकता पड़ी या संसद ने देखा, सरकार ने देखा कि ये जो हमारे मौलिक कर्तव्य बनाए गए ये समाज का कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि एक हमारी कमेटी और बनाई। क्या की, एक कमेटी को और गठित किया गया जो कि हमारे इस मौलिक कर्तव्य को लागू करने की कमेटी थी। तो समिति बनाई गई किसके लिए, मौलिक कर्तव्यों की सिफारिशों के लिए एक कमेटी बनाई गई संविधान में वर्णित करने के लिए, वो थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लेकिन इन मौलिक कर्तव्य को पूरे भारत देश के अंतर्गत लागू करने की कौन सी समिति थी, तो वो थी हमारी वर्मा समिति। इसको भी हमने याद रखना है, वर्मा समिति के द्वारा क्या किया गया, इसको पूरे भारत देश के अंतर्गत लागू कर दिया गया। ठीक है, और उस समय हमारे टोटल 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंतर्गत समाहित किए गए। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, इतनी सारी बातें हमको पकड़ करके रखनी है। अगर इतनी सारी चीजों से हम रूबरू हो चुके हैं तो यहाँ पे एक तथ्य और समझते हैं कि इससे पहले थोड़ा सा लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको पूरी विश्व में सर्वप्रथम जिस देश ने अपनाया वो था हमारा जापान। यानी पूरे विश्व के अंतर्गत जो हमारा ये मौलिक कर्तव्य है इसको अपनाने वाला विश्व का जो हमारा प्रथम देश था वो था जापान। ठीक है, लेकिन जापान के पश्चात में इंडिया ने किसके मूल कर्तव्यों को अपनाया, तो इंडिया ने जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या भारत जैसे देश के संविधान में हमारे जो भी हमारे इन मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है वो हमारा रूस के संविधान से किया गया है। यानी हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे या जिस समय ये हमारा मौलिक कर्तव्य नाम का चैप्टर बनाया जा रहा था, कहां पे, संविधान के अंतर्गत, तो उस समय जो बनाने वाले थे उन्होंने क्या किया कि हमारे रूस के संविधान का अध्ययन किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अध्ययन करने के पश्चात में उनको इन मूल कर्तव्यों की बातें अच्छी लगी रूस के संविधान से, तो उन्होंने बड़े ही विचार एवं विचार विमर्श के पश्चात में ये हमारा एक प्रकार से बोले तो ये एक प्रकार से उसका अनुसरण करते हैं और रूस के संविधान से उठा करके इन मौलिक कर्तव्यों को कहां पे लाया, तो वो ला दिया हमारा भारत के संविधान में। यानी भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का जो वर्णन किया गया है किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो रूस के संविधान से लिया गया, जिसको हम लोग सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सोवियत संघ के नाम से जानते हैं या आरआरएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है, इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इतनी सारी चीजें अगर हम लोग समझ चुके हैं तो इसके पश्चात बात करते हैं कि ये जो भी सारा सिस्टम था हम लोग समझ चुके हैं। इसी के पश्चात में अब हम लोग देखते हैं
कि जो भी सारा सिस्टम था मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में, यानी क्लास को स्टार्ट करने के संदर्भ में हम लोगों ने पहले ही अध्ययन किया कि 10 मौलिक कर्तव्य हमारे जोड़े गए, जिसमें से एक मौलिक कर्तव्य हमारा बाद में जोड़ा गया, जो कि कुल मिलाकर के 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि बड़े ही बेहतरीन तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत उनको समाहित किया गया है। पहले जो हमने बात की 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को, किसको, 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन बाद में चल करके एक हमारा मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जो कि हमारे 82वें यानी 82 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 2002 में, अभी हाल फिलहाल में 2002 में एक हमारा मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया, जो कि अभी हम जैसे ही क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे तो इसका जो प्रावधान दिया गया है उसका भी अध्ययन करेंगे। फिलहाल में इस जो 82वें संविधान संशोधन का जिक्र मिलता है, ये हमारे भाग 3 के अंतर्गत भी मिलता है मूल अधिकारों में। अगर हम लोगों ने मूल अधिकार की क्लास अटेंड की होगी तो उसमें मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से बताया कि 22वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार क्या करेगी, अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान करेगी, और 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करेगी सरकार, उनके लिए भी शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण का क्या करेगी, प्रावधान करेगी। ये सरकार का कार्य है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई कि अनुच्छेद 21 जो है 21 का ये प्रावधान हमारा 22वें संविधान संशोधन 2002 में इसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में भी डाल दिया गया। फिलहाल में अभी आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। देखते हैं इसी में कि हमारा पहला मौलिक कर्तव्य क्या होता है। तो एक एक बातों को समझना यार, भले ही ये 11 के 11 मौलिक कर्तव्य याद होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल में याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छी बात होगी। देखते हैं इसी में जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें मैं पहले का जिक्र करता हूं कि पहला मौलिक कर्तव्य हमारा कौन सा है। प्रथम मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हमारी भारत के हर एक नागरिक की, कि भारत के हर एक नागरिक को क्या करना होगा। देखते हैं इसी में पहला क्या बोलता है कि भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, वह अपने देश के प्रति जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो जो भी हमारे संविधान के आदर्श हैं या संविधान के जो भी हमारे संवैधानिक संस्थान हैं या जो भी हमारे एक प्रकार से बोले जैसे कि राष्ट्रध्वज है इसका सम्मान करे, राष्ट्रीय गीत है इसका सम्मान करे, राष्ट्रगान है इसका सम्मान करे। तो ये भारत के हर एक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। अगर करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर जेल का प्रावधान इसके लिए बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। ठीक है, प्रथम कर्तव्य क्या बोल रहा है कि भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, अपने राष्ट्र ध्वज की इज्जत करेगा। बेटा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेगा। दूसरा, राष्ट्रगान का सम्मान करेगा, राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। एंड इसी के पश्चात में, राष्ट्रगान के पश्चात में राष्ट्रीय गीत हो गया हमारा, या जो भी हमारे संवैधानिक जो भी हमारे आदर्श हैं, संवैधानिक आदर्श एवं संस्थान हैं जो हमारे, उनको भी भारत के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है या कर्तव्य है कि वह उनका क्या करे,
अनुसरण करे और उनके प्रति अपने आप को समर्पित करे। यहां से एक तथ्य ये समझना कि संवैधानिक आदर्श एवं संस्थान क्या होते हैं। संवैधानिक संस्थानों से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारे संविधान में वर्णित जो भी हमारे संस्थान हैं, जैसे जैसे कि हमारा एक प्रकार से संसद हो गई, संसद में राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई और सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन सभी का सम्मान करना है। ये नहीं कि वहां पे जाकर के कोई भी उद्दंडता वाली हरकत करें, ठीक है। तो इन सभी संवैधानिक संस्थानों का भारत के हर एक नागरिक को फर्ज बनता है या उसका कर्तव्य है कि वह इसका क्या करे, सम्मान करे, ठीक है। तो पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये हो गया। लेकिन इसी के अंतर्गत इस एक प्रकार से बोले तो इस पहले वाले के संदर्भ में ही केरल में लेकर के एक हमारा विवाद हो गया था। क्या हुआ था कि केरल में हमारा एक व्यक्ति था जो कि ईसाई धर्म का व्यक्ति था, जिसको हम लोग इमामुअल के नाम से जानते हैं। तो इसने क्या बोला कि हमारा एक प्रकार से फर्ज जरूर है, क्योंकि भारत देश में रह रहे हैं और भारत जैसे देश का संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति इमामुअल जो कि ईसाई धर्म से बिलोंग करता था, वो क्या बोलता है कि हम राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करेंगे, हम राष्ट्रीय गान को नहीं गाएंगे, हम ईसाई धर्म से आते हैं, हमारी ये धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम किसी भी भाषा को बोल सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हम राष्ट्रीय गान को माने ही माने। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक बाकायदा मुकदमा चला, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने संसद को एक आदेश दिया कि आप एक कानून बनाइए या एक कानून का प्रावधान कीजिए कि भारत का हर एक नागरिक क्या करे, इस पहले वाले मौलिक कर्तव्य का पालन करे, चाहे जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस पर संसद ने एक कानून बनाया जिसको हम लोग झंडा अधिनियम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? झंडा अधिनियम के नाम से जानते हैं या झंडा कानून के नाम से जानते हैं। संसद ने इस कानून को बनाया और इस कानून के माध्यम से ये बोला गया कि भारत के हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे, राष्ट्रीय गान का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करे और जितनी भी सारी ये राष्ट्र हितों वाली चीजें हैं उनका बड़े ही बेहतरीन तरीके से सम्मान करे। आप यार राष्ट्रीय गान गाइए या ना गाइए, इस पे कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस समय राष्ट्रीय गान हमारा हो रहा होगा उस समय हमको सावधान की मुद्रा में खड़े होना होगा। यानी हम राष्ट्रीय गान की एक प्रकार से बोले तो बेइज्जती नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ राष्ट्रीय गान चल रहा है और हम दूसरी तरफ अन्य कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी प्रावधान किया गया संसद के द्वारा, तब इसको दंडनीय बता दिया गया। हम लोगों ने अभी अध्ययन किया कि 11 मौलिक कर्तव्यों में 4 हमारे मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिसमें दंडनीय प्रावधान किया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाकी और कहीं से नहीं बनते। तो पहला वाला भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा, नहीं करता है तो फिर दंड का प्रावधान है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला वाला अनिवार्य है, याद रखना। देखते हैं इसी में दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या होता है हमारा। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या बोलता है कि दूसरे वाले में जो प्रावधान किया गया है वो ये प्रावधान किया गया कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे उनको क्या करना है, भारत के हर एक नागरिक को उन राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रति प्रेरित होना है या उन राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उनके जो उच्च आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजो करके रखना है और उनका पालन करना है, ठीक है। तो ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारा।
राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी हमारे एक प्रकार से बोले प्रेरित करने वाले आदर्श कौन कौन से, तो जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो रही थी, तो बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज हमारे देशभक्त जिन्होंने अपने अपने विचार दिए थे, अपने आदर्श दिए थे, जैसे सरदार भगत सिंह, इन्होंने भी क्या किया, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन को छेड़ा, जिसमें इन्होंने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था सरदार भगत सिंह के द्वारा? नारा दिया गया था, जैसे कि उन्होंने बोला था इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। उसके पश्चात में इसी स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कई सारे हमारे एक प्रकार से नारों का प्रावधान किया गया, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो, और सुभाष चंद्र बोस भी थे इन्होंने, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति जो भी आंदोलन हुए, उनको या उनके आदर्शों को अपने दिल में या हृदय में संजो करके रखना है बड़े ही प्यार से, और उनका अनुसरण करना है या उनका पालन करना है। अब अनुसरण कैसे करना है, दिल में संजो करके क्यों रखना है इनको, क्योंकि ये तो पुरानी बातें हो गई, अब याद करने से क्या मतलब, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, याद करना ही पड़ेगा हमको। क्यों? क्योंकि इस भारत जैसे देश में उन्होंने यार नारा क्यों दिया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, पूरी तरीके से हमारे जो भारतीय थे वो स्वतंत्र नहीं थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, इस कारणवश इन सारे नारों का प्रयोग किया। तो उसी प्रकार से आज अगर वर्तमान की स्थिति में कंपैरिजन करें, तो जैसे उन अंग्रेजों के स्थान पे हमारी सरकार है, ठीक है, किसी की भी सरकार हो सकती है, और हम क्या हैं, भारतीय हैं, आम नागरिक हैं, और वो जो हमारी सरकार है अर्थात जो नेता है वर्तमान का, वो हमारे अधिकारों को हमसे छीन रहा है, अर्थात हमारा शोषण कर रहा है। तो इस संदर्भ में मौलिक कर्तव्य को हमको याद करना है। कौन सा मौलिक कर्तव्य? ये दूसरा वाला मौलिक कर्तव्य याद करना है, और वहां पे हमको ये बोलना है इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात हमको हमारे अधिकारों से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कोई भी व्यक्ति हमारा क्या नहीं कर सकता, शोषण नहीं कर सकता है। तो इस कारणवश राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो भी हमारे उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में संजो करके बड़े ही प्यार से रखना है, ठीक है। इसी कारणवश ये दूसरा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इसी में ये भी बात बोली गई कि आप अगर करते हैं ऐसा तो अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो भी कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा इसी में बात करते हैं, यानी तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, तीसरा ये बोलता है कि हमारे भारत देश में एकता, अखंडता एवं प्रभुता की रक्षा करनी है, ठीक है। क्या बोलता है कि भारत देश के प्रति एकता के साथ साथ अखंडता के साथ साथ इसी में हम लोग बात करेंगे प्रभुता की, इसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। अब एकता, अखंडता, प्रभुता, इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य यह है कि भारत जैसे देश को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात एकता बना करके रखनी है सारे पूरे भारत देश के अंतर्गत, यानी कोई भी राज्य भारत जैसे देश से टूट करके अपने मन मर्जी या अपने मन मुताबिक अलग नहीं हो सकता है। पूरे भारत देश के अंतर्गत एकता बना करके रखनी है। अब एकता यार प्राचीन समय से हमारी चली आ रही है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अगर इतिहास वगैरह का अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये भी अध्ययन किया होगा कि जैसे अंग्रेज जो थे वो भी 200 सालों तक इंडिया पे अपनी हुकूमत चला करके गए, और इंडिया जैसे देश को वो तोड़ नहीं पाए, अर्थात उसको बंटवारा नहीं कर पाए। बहुत सारे हमारे मुस्लिम शासक थे, जैसे बाबर वगैरह हो गया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया,
मोहम्मद गौरी हो गया, ठीक है, महमूद गजनवी हो गया। ऐसे कई सारे हमारे शासक आए इंडिया के अंतर्गत, जिन्होंने अथक प्रयास किया और शासन भी किया यहाँ पे, लेकिन भारत के टुकड़े वो नहीं कर पाए। तो यार हम लोग ये देख सकते हैं कि प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय की स्थिति में भारत जैसे देश को कोई भी हमारा तोड़ नहीं सका है। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इसकी एकता, अखंडता एवं प्रभुता की क्या करें, रक्षा करें, अर्थात इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर वो हमारा मौलिक कर्तव्य का हनन है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। और इसी में एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, जैसे कि मानते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इंडिया और चीन या इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हो गया। अब उस युद्ध में क्या बोलता है कि जो भी सारा सिस्टम है ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट व्यक्ति ही या आर्मी, एयरफोर्स या डिफेंस की जितनी भी हमारी ये कैटेगरियां हैं वही केवल उस युद्ध में भाग ले सकती हैं, पाकिस्तान के युद्ध में। ऐसा नहीं है, ये भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अगर किसी भी बाहरी क्षेत्र के साथ में भारत का युद्ध होता है तो भारत का हर एक नागरिक उस युद्ध में क्या हो, शामिल हो, ठीक है, ये कर्तव्य है। लेकिन उसमें ये प्रावधान संविधान के अंतर्गत बोल दिया गया, या संविधान ये कहता है कि आम नागरिकों को हम युद्ध में इस कारणवश नहीं भेजते हैं। क्यों? क्योंकि यार हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी है, हमने उनको हथियारों से लैस नहीं किया है, हमने उनको हथियारों की ट्रेनिंग नहीं दी, ठीक है। इसी कारणवश आम व्यक्तियों को बाहरी युद्ध वाले क्षेत्र में नहीं भेजा जाता है, ठीक है। वैसे जाना चाहिए सबको, क्योंकि देश हमारा है और इसकी रक्षा करना ये भी फर्ज हमारा है, ठीक है। तो ऐसा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य हमारा यही बोलता है कि भारत की एकता, अखंडता एवं प्रभुता की क्या करनी है, रक्षा करनी है, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। तीसरा क्या प्रावधान है, तीसरा हो गया। चौथा प्रावधान क्या बोलता है, चौथा मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, चौथा भी जस्ट हमारा सेम तीसरे वाले की तरह है। तो चौथा मौलिक कर्तव्य बोलता है देश की रक्षा करनी है, यानी भारत के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने देश की क्या करे, रक्षा करे, ठीक है। अब वो रक्षा हमारी इस संदर्भ में भी हो सकती है, जैसे अभी एग्जांपल लिया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध होता है, तो इस संदर्भ में भी देश की रक्षा हो सकती है। लेकिन एक प्रकार से देश की रक्षा और हो सकती है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे द्वारा आप पढ़ रहे हो, आप किसी अन्य व्यक्ति को पढ़ाते हो या किसी अन्य बच्चे को पढ़ाते हो, तो वो भी एक प्रकार से देश की रक्षा ही है, देश का विकास ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी डॉक्टर वगैरह हो गया, डॉक्टर जो है वो अपने मरीजों का इलाज करते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से देश की रक्षा ही हुई। पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले क्राइम से लोगों को बचाते हैं, भ्रष्टाचार से बचाते हैं, तो वो भी एक प्रकार से देश की रक्षा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अपने देश का क्या करे, रक्षा करे। ये चौथा मौलिक कर्तव्य हमारा बोलता है। ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी के अंतर्गत पांचवे की बात करते हैं हम। पांचवा मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, पांचवा मौलिक कर्तव्य, पांचवा ये बोलता है कि जो भी हमारे भारत देश के, एक प्रकार से बोले भारत देश के लोगों के प्रति समरसता की भावना रखनी है और समानता की भावना रखनी है। भारत के हर एक व्यक्ति के प्रति समरसता की भावना, समरसता की भावना एवं समानता की भावना रखनी है।
यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं करना है, और वो भेदभाव हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो धर्म के अनुसार भी हो सकता है, वो जाति के अनुसार भी हो सकता है, भाषा के आधार पे भी हो सकता है, या किसी प्रदेश के आधार पे भी हो सकता है, पहनावे के आधार पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार के भेदभावों से हमें क्या रहना है, बचना है। सबके प्रति भाईचारा स्थापित करना है। भेदभाव पूर्ण या किसी भी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना है। ये भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा, जो कि 5वें के अंतर्गत हमारा ये प्रावधान किया गया है। और इसी के अंतर्गत एक बात और बोली गई है कि समाज से हमको ऐसी प्रथाओं को भी त्यागना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी हमारी प्रथाएं हैं समाज से उनको भी त्यागना है, पूरे भारत देश से उसका त्याग करना है जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो ये 5वां मौलिक कर्तव्य हमारा यही बोलता है। बात करते हैं इसी में 6वें मौलिक कर्तव्य की कि ये हमारा क्या प्रावधान करता है। तो 6वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या बोलता है, 6वां हमारा क्या बोलता है, 6वां हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो ये बोलता है कि भारत के अंतर्गत जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है वो किसी की भी हो सकती है, अपने अपने जाति एवं धर्म के अनुसार हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी क्या है, संस्कृति है। ठीक है, तो भारत के हर एक प्रकार से बोले, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि उसकी अपनी जो सामाजिक संस्कृति है उसके गौरवपूर्ण या गौरवशाली एक प्रकार से परंपरा को, महत्व को बढ़ावा देना है और उसका पालन करना है। ठीक है, और वो संस्कृति अपनी अपनी हो सकती है। तो ये 6वां मौलिक कर्तव्य हमारा यही बोलता है। क्या बोलता है कि जो भी हमारी सामाजिक संस्कृति है वो अपनी अपनी सामाजिक संस्कृति हो सकती है, इसकी परंपराओं का क्या करना है, पालन करना है। जो भी हमारी पुरानी परंपराएं हिंदुस्तान के अंदर विद्यमान हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, धर्म से रिलेटेड हो सकती हैं, या अपने अपने जो भी हमारे व्यक्ति हैं भारत देश के अंतर्गत वो सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी एक सामाजिक क्या है, संस्कृतियां हैं। तो उनको भी पालन करना है और उनको बचा करके रखना है, या एक प्रकार से बोले तो उनका भी हमें अनुसरण करना है। ठीक है, तो ये 6वां मौलिक कर्तव्य हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 7वें मौलिक कर्तव्य की। और फिलहाल में ऐसा अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बात करते हैं इसी में 7वें मौलिक कर्तव्य की कि ये क्या प्रावधान करता है। 7वां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या प्रावधान करता है, 7वां हमारा ये बोलता है कि जो भी हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है इसका संरक्षण करना है, यानी इसको सुरक्षित करना है और इसका संवर्धन करना है। क्या बोल रहा है, जो भी हमारी प्राकृतिक पर्यावरण है इसकी सुरक्षा करनी है, सुरक्षा के साथ साथ इसका क्या करना है, संवर्धन करना है। अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा से तात्पर्य क्या है कि जो भी हमारे एक प्रकार से बोले प्रकृति है जो कि नेचर के द्वारा हमको प्रदान है, गॉड गिफ्टेड है, जो जैसे नदियां हो गई, नदियों के साथ साथ हमारे झील हो गए, झील के साथ साथ हमारे एक प्रकार से बोले तो वन वगैरह हो गया, वनों के साथ साथ वन्य जीव हो गए हमारे, इन सभी को क्या करना है, बचा करके रखना है। ये भारत के हर एक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो फिर उसके लिए जेल का प्रावधान किया गया है। यानी 7वां मौलिक कर्तव्य हमारा दंडनीय प्रावधान करता है, जो कि संसद ने इसको अनिवार्य कर दिया है कानून ला करके। क्यों अनिवार्य किया, क्योंकि यार प्राकृतिक पर्यावरण में बहुत सारे समय से या पुराने समय से देखा जा रहा था
कि वन्य वगैरह जैसे वनों का संरक्षण हमारा व्यक्ति नहीं करते थे, चंदन वगैरह की तस्करी ज्यादा होती थी वनों से। चंदन के पेड़ का नाम सुना होगा, चंदन की लकड़ियां हमारी बिकती थी। तो इस पर यार चंदन की लकड़ियां बेचना ये हमारा कानूनी अपराध है, ठीक है। इसी कारणवश संसद ने एक कानून बनाया कि वनों की रक्षा करनी है, इसके साथ साथ वन्य जीवों की भी रक्षा करनी है। जैसे यार हम लोग हिरन वगैरह को नहीं मार सकते हैं, जो भी हमारे टाइगर यानी चीता वगैरह, बाघ वगैरह, शेर वगैरह या इस प्रकार के जो भी हमारे वन्य जीव हैं उनको भी हम नहीं मार सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो फिर इसके लिए हमारा जेल का प्रावधान किया गया है। तो पहला मौलिक कर्तव्य और सातवां मौलिक कर्तव्य ये क्या है, भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा अनिवार्य रूप से, अर्थात ये दंडनीय है, ठीक है। तो दो हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों को हमने हमेशा के लिए याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। और हमको याद होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो फिर और अच्छी बात है, ठीक है। सातवां के पश्चात में आठवां क्या बोलता है, आठवां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, आठवां मौलिक कर्तव्य ये क्या बोलता है, आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा बोलता है कि एक प्रकार से जो भी हमारा वैज्ञानिक या एक प्रकार से बोले तो वैज्ञानिकों के क्षेत्र में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, किस दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद या उसके ज्ञानार्जन में उसकी सुरक्षा को विकास देना है या उसकी सुरक्षा करनी है या उसका विकास करना है, किसका, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी हमारा मानववाद है, मानववाद ज्ञानार्जन है, ज्ञानार्जन एवं इसके सुधार से रिलेटेड, ज्ञानार्जन के सुधार से रिलेटेड या इसकी सुरक्षा से रिलेटेड इसको विकसित करना है, ये भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य यही है कि भारत के हर एक नागरिक को साइंस में रुचि लेनी चाहिए एक हिसाब से, और साइंस के साथ साथ में अंतरिक्ष विज्ञान में भी रुचि होनी चाहिए। रुचि है तो अच्छी बात है, रुचि नहीं भी है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल में ऐसा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यार अगर साइंटिफिकली हम लोग एक प्रकार से बोले मजबूत होंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, देश हमारा क्या होगा, विकास के रास्ते पे ज्यादा से ज्यादा नई उपलब्धियों को छू सकेगा अन्य देशों की अपेक्षा, ठीक है। तो वही आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा यही बोलता है, ऐसा करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखते हैं इसी में नौवां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, नौवां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, नौवां एक प्रकार से बोले इसमें ये बोला गया, नौवां मौलिक कर्तव्य बोला गया सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है एवं हिंसा से दूर रहना है, ये भारत के हर एक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। अर्थात सार्वजनिक संपत्ति हमारी क्या हुई, सार्वजनिक संपत्ति हमारी वो संपत्ति होती है जो कि जिसको हम लोग एक प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या हुई, जैसे जिसमें पूरे के पूरे देश का हमारा क्या होता है, यानी सबकी होती है। पब्लिक प्रॉपर्टी एक प्रकार से जनता की होती है, अर्थात सबकी होती है। जैसे रेलवे हो गया हमारा, रेलवे किसी का अपना कोई पार्टिकुलर नहीं है, रेलवे सबकी है, भारत देश के हर एक व्यक्ति की ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेलवे हो गया, सरकारी हमारी जो बसें चलती हैं, गवर्नमेंट बसें चलती हैं, ये भी सबकी ही हैं। गवर्नमेंट बस के साथ साथ में हम लोग देखते होंगे यार कई ऐसी जगहें हैं जैसे चौराहे वगैरह हो गए, चौराहे वगैरह ये भी यार पब्लिक प्रॉपर्टी ही है।
एयरपोर्ट वगैरह हो गए, हवाई अड्डा वगैरह, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही है। ये किसी के पापा की नहीं है, ये अपनी स्वयं की भी नहीं है, ये क्या है, भारत के हर एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी है। तो भारत के हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि उस संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। हम लोग देखते होंगे कहीं पे कभी कभार यार आंदोलन वगैरह होते हैं, आंदोलन वगैरह होते हैं, लोग धरने वगैरह देते हैं और उस धरने में कभी कभार देखते होंगे कि ट्रेन वगैरह रोक दी जाती है, बसों वगैरह को जला दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कानूनी अपराध है, इसीलिए पुलिस लाठीचार्ज करती है और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मौलिक कर्तव्य हमारा यही बोलता है, वो भी 9वां मौलिक कर्तव्य, कि भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इनकी रक्षा करे, ना कि इनको जलाए। और समाज के जो व्यक्ति हैं धरना देने वाले, वो क्या करते हैं कि ट्रेन रोक दिया, चौराहे पे जाकर के एक प्रकार से आंदोलन करने लगे, जुलूस वगैरह निकाल दिया, बसों को जला दिया। तो ये सब सार्वजनिक संपत्ति है, जनता की प्रॉपर्टी है, इन पे अगर तनिक भी क्षति होगी तो पुलिस फिर लठियाएगी बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा 9वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि हमारा भारत के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा और इसको करना सबके लिए अनिवार्य किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस 9वें मौलिक कर्तव्य का हनन करता है तो फिर जेल का प्रावधान तो किया ही गया है, जेल के साथ साथ में पुलिस लठियाती भी बहुत है, ठीक है। इसको भी हमने याद रखना है, अर्थात दंड का प्रावधान किया गया है। तीसरा, इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, तीसरा, ठीक है। बात करते हैं 10वें मौलिक कर्तव्य की। देखते हैं इसी में 10वां मौलिक कर्तव्य क्या बोल रहा है। 10वां मौलिक कर्तव्य हमारा ये बोल रहा है कि भारत देश के हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने व्यक्तिगत, मतलब एक प्रकार से व्यक्तिगत उन्नति तो करे ही, व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ में सामूहिक उन्नति भी करे। यानी व्यक्तिगत उन्नति या गतिविधियों के साथ साथ में सामूहिक उन्नति या उत्कर्ष के लिए निरंतर वो आगे प्रयासरत रहे, जिससे उसके विकास से हमारा देश भी क्या होगा, देश भी हमारा निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहेगा और अग्रसर रहने के साथ साथ देश हमारा नई नई ऊंचाइयों की उपलब्धियों को एक प्रकार से छुएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य बोला गया है कि व्यक्ति, भारत देश के हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वो अपना स्वयं का विकास तो करे ही, ठीक है। यानी स्वयं की जो भी गतिविधियां हैं वो अपने स्वयं का विकास तो करे ही, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है। और सामूहिक रूप से भी विकास करे, और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में वो व्यक्ति विकास करे, जिससे अगर वो स्वयं का विकास करेगा और सामूहिक रूप से सबका विकास होता है तो फिर इस प्रकार से भारत देश हमारा क्या है, नई नई उपलब्धियों को छू सकेगा, जिससे कि देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं तो पढ़ा रहा हूं और मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने मुझे क्या दी, अपनी अपनी फीस दी, ठीक है। तो इस प्रकार से उस फीस के माध्यम से मेरा विकास तो हुआ ही, और मेरे विकास के साथ साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी विकास हुआ। तो ये सामूहिक विकास हुआ बच्चों का, और मेरा स्वयं का विकास हुआ उनके पैसों से लेकर के, ठीक है। और इस प्रकार से अगर सामूहिक विकास और एक प्रकार से स्वयं का विकास होता है तो इस प्रकार से देश का भी विकास होता है। जैसे जो मुझे पैसा दिया गया उस पैसे से पूरी इनकम तो मेरी होगी नहीं, उसमें से मैं कुछ देश को टैक्स भी दूंगा, ठीक है। जिसमें से मानते हैं कि 100% अगर मेरी इनकम है
तो 100% में मैं 18% जीएसटी काट दूं, 2% बैंक को दे दूं, बाकी बचा 80%। 80% में मैं 30% किसको देता हूं, इनकम टैक्स को देता हूं, बचा 50%। ये जो 50% बचता है यही वास्तविक इनकम हमारी होती है, और जो 50% टैक्स के माध्यम से गया वो हमारा क्या होता है, वो हमारी सरकार के पास गई। तो हमारा तो विकास हुआ ही उस फीस के माध्यम से, और हमारे साथ साथ जो मैंने टैक्स भरा सरकार को, वो हमारा देश का विकास हुआ। ठीक है, तो यही बात 10वें में बोली गई कि स्वयं का विकास तो करे ही पर्टिकुलर व्यक्ति, सामूहिक रूप से भी करे, और इसके साथ साथ अगर इनका विकास होता है तो हमारा देश भी अपने स्वयं से क्या होता है, वो फिर नई नई उपलब्धियों को छुएगा, जिससे यार उन्हीं टैक्सों के माध्यम से, ये टैक्स वगैरह सारे लोग देते हैं, बस फर्क इतना होता है कि कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है। और इन्हीं टैक्सों के माध्यम से तो सरकार भी यार खर्च करती है ना। जैसे सरकार यार इतने सारे कार्य करती है, नए नए योजनाएं लाती है समाज के लिए, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो कि समाज के हित में होती हैं, तो सरकार इनमें पैसा खर्चा करती है। ठीक है, और जैसे हमारा देखो राशन वगैरह मिलता है गरीबों को राशन कार्ड पे, तो सरकार राशन जो दे रही है वो कैसे दे रही है, वो इसी सारी चीजों से दे रही है जो हम टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार उसी पैसे से समाज का कल्याण करती है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो भी हमारे गवर्नमेंट व्यक्ति हैं उनको सैलरी कहां से देती है सरकार, सैलरी या जो वेतन होता है वो इन्हीं सारे टैक्सों से ही जाता है। जो समाज से टैक्स सरकार को जाता है वही सरकार पैसा अपने जो भी विकास के कार्य हैं उनमें खर्च करती है, लोगों को वेतन वगैरह देती है, पेंशन वगैरह देती है, तमाम सारी योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं में भी सरकार क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे कार्य सरकार करती है। यदि हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो ठीक है, तो 10वां भी हमने याद रखना है, ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। ऐसा अगर भारत का हर एक व्यक्ति करता है तो अच्छी बात है, नहीं भी करता है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसी में एक हमारा लास्ट बचता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग देखते हैं, जो कि इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसमें दो बातों का प्रावधान किया गया। दो बातों का क्या प्रावधान किया गया कि एक तो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ये हमारे अनुच्छेद 11 में। ठीक है, ये हमारा कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको बाद में जोड़ा गया। दो बातों का प्रावधान, पहला प्रावधान तो ये था शिक्षा का प्रावधान कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य रूप से क्या होनी चाहिए, शिक्षा उसको दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला प्रावधान ये हो गया। दूसरा प्रावधान इसी में ये कहा गया कि वो जो बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं, अर्थात जो माता पिता हैं या उस बच्चे का जो संरक्षण करने वाले हैं, उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो भी अपने बालक को या उनका जो भी प्रतिपाल्य है, जो भी उनका बच्चा है, वो क्या हो, वो उनका फर्ज बनता है कि वो उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। ठीक है, ये आवश्यक रूप में बोला गया है, और अगर ऐसा कोई भी माता पिता नहीं करता तो फिर उसके लिए बड़े ही बेहतरीन तरीके से जेल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी पहला 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा, जो कि मूल अधिकार में भी वर्णित है। ठीक है, और दूसरा उसके जो माता पिता हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से विद्यालय छोड़ने जाएंगे ही जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उस बच्चे के जो संरक्षक हैं या उसके जो माता पिता हैं उसके लिए दंड का प्रावधान या बड़े ही प्यार से या बड़े ही बेहतरीन तरीके से जेल का प्रावधान भी किया गया है। इसको कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, जो कि मूल अधिकार की श्रेणी में ही आता है, और यार उस बच्चे का मूल अधिकार है कि यार उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है,
और यदि माता पिता कहते हैं कि मौलिक कर्तव्य में हमने पढ़ा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी अच्छा है, माता पिता ये भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चे का तो मौलिक मूल अधिकार आप छीन रहे हैं, क्योंकि उसका मूल अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, और आप बोल रहे हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उसको चाहे स्कूल भेजें या ना भेजें, हमारी अपनी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया संसद को कि इस पे भी एक कानून बनाया जाए। तो संसद ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक कानून बना दिया इसमें कि हर एक माता पिता का फर्ज बनेगा वो अपने बच्चे को क्या करेंगे, अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। करवाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाते हैं तो जेल का प्रावधान तो है ही, ठीक है। तो फिलहाल में ये भी हमारा दंडनीय है। तो दंडनीय वाले अवश्य याद रखना जिनमें जेल का प्रावधान किया गया है। 4 हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि अनिवार्य रूप से भारत के हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा, और बाकी मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन इन चारों को मानना बेहद और बेहद आवश्यक है, ठीक है। और क्वेश्चन भी यहां से बनता है तो इसको भी हमने याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल में ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि भारत देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा। इन सारे कर्तव्यों के माध्यम से भारत का हर एक नागरिक देश की भागीदारी में अपना एक छोटा सा योगदान तो दे ही सकता है, ठीक है। तो फिलहाल में ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य जो कि भारत के हर एक नागरिक के होते हैं, और हमारा भी है, आपका भी है, सबका है, ठीक है। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए अनुच्छेद में या इसी के नए अध्याय में। तब तक के लिए